हेलो एवरीवन, साई राम। बच्चों, 8वीं कक्षा के हिंदी पुनरावर्तन कालांश में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं का जो पाठ है 1.7 सातवां पाठ जो है मेरे रजा साहब और व्याकरण से वाक्य भेद और आपका जो है पत्र लेखन, यह सब हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवीजन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेरे रजा साहब। आप सभी को याद होगा कि मेरे रजा साहब जो है उसकी जो लेखिका थी सुजाता बजाज जी, और इसके जो जिनके बारे में उन्होंने लिखा है सैयद हैदर अली बजाज साहब जी, उनके बारे में, क्योंकि वो उनको अपना गुरु मानती थी। और सुजाता बजाज और रजा साहब जो हैं उन्होंने एक साथ में बहुत जगह प्रदर्शनियाँ की थी, वही सब यादें इन्होंने इस पाठ में आपको बताई है। तो एक तरह से जो मेरे रजा साहब है यह संस्मरण है। संस्मरण का क्या मतलब अर्थ होता है बच्चों? संस्मरण का अर्थ होता है कि हम किसी की याद में जब कुछ लिखते हैं तो उसे हम संस्मरण करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उनका परिचय क्या है सुजाता जी का। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है, सृजन मीन्स निर्माण किया है, जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। प्रस्तुत कृतियाँ सुजाता जी द्वारा बताए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। इसी में से हम लोग जो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं, इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ की, लेकिन इसमें से ही हम एक आज मेरे रजा साहब वो पढ़ने वाले हैं। अब रजा साहब के बारे में जो उन्होंने क्या क्या बताया है, क्या स्वभावगत उनकी विशेषताएं थी, वो पहले देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब ने के सर्वधर्म संभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया गया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो एक सच्चा कलाकार किस तरह से होना चाहिए, वो सारी जो खूबियाँ थी वह जो हमारे रजा साहब है उनके अंदर थी। और इनको जो हमारी सुजाता बजाज जी हैं वो बहुत मानती थी। और इन दोनों का रिश्ता कुछ इस प्रकार था जिस तरह से एक पिता और बेटी का होता है। तो इस पाठ में जो संस्मरण के द्वारा सुजाता बजाज ने वही सब बातों को यहाँ पर दर्शाया है कि एक सच्चा कलाकार किस प्रकार का होता है। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। इसका हम प्रश्न उत्तर देखेंगे कि क्या क्या हुआ था। आपको पाठ तो अभी एक बार हम लोगों ने छोटा सा ऐसा याद कर लिया कि क्या क्या बताया गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कठिन शब्द आए थे। करीने से का तो होता है तरीके से, सलीके से। समालोचक, गुण और दोष दोनों को जो बताए उसको समालोचक बोलते हैं। जिज्ञासा, उत्सुकता, अनहोनी, असंभव, न होने वाली। प्रश्न देखिए, हम लोग कभी कभी देखे थे जो राजा साहब की मृत्यु का समाचार लेखिका को कब मिला? 23 जुलाई को मिला था। लेखिका दिल्ली क्यों गई थी? गणपति प्रदर्शनी के लिए गई थी। लेखिका का इंटरव्यू किसने लिया था? रजा साहब ने लिया था। अब यह वाक्य सही है क्या गलत हुआ देखिए। लेखिका को रजा साहब के सपने में आकर उठाया। अब सभी को पता है कि यह बात सही है। सही। रजा साहब ईसाई थे? नहीं, गलत। लेखिका की सूची में रजा साहब का नाम था? सही, क्योंकि रजा साहब को वो बहुत मानती थी। और जब वो गई थी तो वहाँ पर सब सूची में लेखिका ने देखा था कि रजा साहब का तो नाम उन्होंने लिखा ही था। और उस दौरान आपको पाठ याद होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो में, उस दौरान वो उस उद्घाटन के दौरान उन्हें मिलते भी हैं। तब उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरह से जो उन्होंने सोचा नहीं था वह सपना उनका पूरा हो गया। देखिए, अब कुछ प्रश्न ऐसे थे कि रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए, उनकी चार स्वभावगत विशेषताएं थी कि वे छोटी से छोटी बात भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। वे अपना काम खुद करते थे, स्वयं करते थे। और वे बड़े करीने से धैर्य के साथ पैकिंग करते थे। जो भी काम उनका हो जाता था तो उसका पैकिंग वो बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही करीने से, सावधानी से करते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा दूसरा प्रश्न था, दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। उसका उत्तर है मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। आप सभी को पता है कि यहाँ यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शनियां की थी। तीसरा है पाठ में आए विविध देशों के नाम लिखो। कौन से देश थे आपको याद होगा ना? यही सब है, मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है पाठ में निम्नलिखित उल्लिखित विविध भाषाएं। अब कौन सी भाषाओं का उल्लेख हुआ था? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच।
फिर खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। कौन सी चीज़ें आपको याद होगा ना? दाल चावल रोटी आलू की सब्जी। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद देखो आपको परीक्षा के दौरान किस तरह से आई थी उसका भी आपको मैं छोटा सा दिखा रही हूँ यहाँ पर। जो एक प्रश्न तैयार किया, जैसे निम्न के प्रश्न के उत्तर चुनिए। पाठ में आए हुए देशों के नाम। आपको पता है कि इसमें ये सही ऑप्शन है, जो विकल्प दिया है ना, मुंबई लंदन पेरिस। तो आपको एग्जाम में से 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें से सही को आपको ऐसा सबमिट करना रहेगा। ठीक है बच्चों। फिर पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं, आपको पता है हिंदी उर्दू अंग्रेजी फ्रेंच आते हैं, ये सब जो है गलत ऑप्शन विकल्प दिए हुए हैं। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। दाल चावल आलू की सब्जी और रोटी। रजा साहब की मृत्यु का समाचार लेखिका को कब मिला? 23 जुलाई को मिला था सुबह सुबह। लेखिका लंदन से पेरिस कब गई थी? 22 अक्टूबर 1988 में गई थी। तो यह हमारा हो गया जो है मेरे रजा साहब वह पाठ। अब हम बच्चों व्याकरण में देखते हैं कि व्याकरण में हम क्या आज रिवाइज करने वाले हैं। आज हम लिखने वाले हैं वाक्य भेद। वाक्य भेद क्या होता है? हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास जो वाक्य भेद है वह 2 पार्टों में विभाजित है। एक होता है रचना के अनुसार, दूसरा होता है अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार आप यूनिट जो आपका यूनिट टेस्ट हुआ था उस समय आपने देखा होगा कि रचना के अनुसार कैसा होता है। फिर भी मैं आपको छोटा सा रिवीजन ले लेती हूँ। रचना के अनुसार हम 3 प्रकार के जो अपने पार्ट होते हैं उससे परिचित हुए थे। कौन कौन से होते थे? रचना के अनुसार हमारे पास सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये हमारे 3 प्रकार होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य का क्या मतलब था? सिंपल सेंटेंस। जैसे वह आता है, आप सभी को पता है कि वह आता है यह, या राम आता है, सरल वाक्य है। अभी होता है कि राम आता है और श्याम जाता है, तो आपको पता है कि यह क्या हो जाएगा आपका संयुक्त। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है। तीसरा होता है कि ये जो तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य, उसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक जो होता है वो उपवाक्य होता है। जैसे गुरुजी ने कहा कि परीक्षाएं कल से होने वाली हैं। तो यहाँ पे कि ऐसे जो शब्द रहेंगे ना, तो, परंतु, किंतु, इनके द्वारा मुख्य वाक्य और जो उपवाक्य है उसे जोड़ा जाता है। तो ये आपका हो गया रचना के अनुसार 3 प्रकार जो आपने देखा। अब जो अर्थ के अनुसार जो आपको ये सेमेस्टर के दौरान आपको पढ़ाया गया ग्रामर, अर्थ के अनुसार जो होते हैं कितने विध होते हैं हम लोगों ने देखे थे बच्चों। विधानवाचक वाक्य होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इन सभी के उदाहरण हम देखते हैं। विधानवाचक वाक्य का मुकेश सब्जी बनाता है। आपको एग्जाम के दौरान 2 तरह से आ सकता है। जो कि आप 8वीं कक्षा में हो तो आपका 9वीं 10वीं से थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो रहता है सिमिलर रहता है। तो आपका जो प्रश्न पत्र रहता है वो उनके जैसा ही थोड़ा थोड़ा रहता है, क्योंकि आपको अभी से प्रैक्टिस करनी रहती है बच्चों। तो आपको ध्यान देना कि आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है। आपको एग्जाम में कैसे आएगा? आपको जैसे कोई सेंटेंस आ जाएगा, आपको ऊपर लिखा रहेगा कि निम्नलिखित वाक्य जो है रचना के अनुसार इसका वाक्य भेद लिखिए, या निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के अनुसार वाक्य भेद लिखिए, या तो दोनों ही आ सकता है। और उसमें फिर आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे कि ये प्रकार है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और उसे जो सही विकल्प दिए है उसे ही चुनना है। जैसे, या तो आपको फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं हम लोग कि जैसे मुकेश सब्जी बनाता है, ये आपको पता है कि विधानवाचक वाक्य है, आपको बोला जाएगा कि इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, क्या मुकेश सब्जी बनाता है, आपको पता है ये आपका सही प्रश्नवाचक वाक्य, तो आप इसे सिलेक्ट करोगे। चलिए हम लोग एक एक करके उदाहरण देख लेते हैं जो हमारे 8 प्रकार है सबके। विधानवाचक वाक्य का देखिए, मुकेश सब्जी बनाता है। आज्ञावाचक, मुकेश सब्जी बनाओ, आगे दी जा रही है यहाँ पर, बराबर। निषेधवाचक, जहाँ पे किसी भी काम को करने की मनाही होती है, मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जाता है, क्या मुकेश सब्जी बनाता है। विस्मयादि बोधक वाक्य, वाह मुकेश सब्जी बनाता है। इच्छावाचक, काश मुकेश सब्जी बनाता, इच्छा है ना हमारे मन की। संदेहवाचक, मुकेश सब्जी बना रहा होगा, संदेह है, डाउट है ना यहाँ पर। संकेतवाचक, यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न मरता, ये संकेत दिया जा रहा है, बताया जा रहा है उसके बारे में। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार वाक्य भेद क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम इसका थोड़ा एग्जाम्पल भी दे लेते हैं। देखिए मैंने आपको बोला कैसे एग्जाम में, भारत एक महान देश, आपको 4 ऑप्शन आ गया। अगर आपको बोला था कि अर्थ के अनुसार वाक्य भेद कीजिए, तो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? हम सबको पता है कि एक सरल वाक्य दिया हुआ है, तो आपका क्या होना चाहिए? विधानात्मक वाक्य होगा। वह अपना काम खुद नहीं करता, ये कौन सा हो जाएगा आपका? नहीं है ना, तो आपका निषेधात्मक हो जाएगा। जाओ भोजन करो, आज्ञार्थक वाक्य। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्नार्थक वाक्य।
अरे, लोभ की भी कोई हद होती है या सीमा होती है। आपको पता है अरे आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार वाक्य भेद क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। परीक्षा में कैसे आएगा वो भी मैंने आपको बताया। तो अभी हमारा ये जो व्याकरण का पाठ था वाक्य भेद वह पूरा किया मेरे रजा साहब, वह पूरा किया। अब हम रचना विभाग से पत्र लेखन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। पत्र लेखन, पत्र लेखन व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकता है। पत्र द्वारा हम घर बैठे ही इन इष्ट बंधुओं को अपने मन की बात लिखते हैं। जो बात हम प्रत्यक्ष रूप से कहने में संकोच करते हैं, पत्र द्वारा निसंकोच कही जा सकती है। पत्र लिखना भी एक कला है, अतः पत्र लिखने की पूर्ण जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। किन बातों पर? पत्र में स्वाभाविकता हो, पत्र स्पष्ट हो, सरल भाषा में लिखा हो, पत्र संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, पत्र लिखते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, पत्र का आरंभ और अंत सही होना चाहिए, पत्र पर पता सही लिखा होना चाहिए। बच्चों ये सारी बातों को हमें ध्यान देना है। पत्र विषय से हटके नहीं हो, जो भी विषय है उसके उससे संबंधित पत्र लेखन होना चाहिए। सरल और सहज भाषा का उपयोग करें। लेकिन आप सभी को पता है कि हम पत्र दो प्रकार के पढ़ते हैं, तो दो प्रकार के पत्र पढ़ेंगे, उसका उदाहरण मैं आपको भी बताने वाली हूँ आगे। तो उसी हिसाब से भाषा का भी उपयोग उसी प्रकार जाना चाहिए। और जो भी आप लिख रहे हो वह एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और सुंदर परिच्छेद में बटा हुआ रहना चाहिए, ताकि जब लोग पढ़ें उसे तो उन्हें एक बार पत्र पढ़ के ही पता चल जाए कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि पत्र लेखन का अर्थ ही होता है अपने मन के भावों को एक जगह से दूसरी जगह बताना। जो बातें हम कह नहीं सकते उसे हम पत्र द्वारा बता सकते हैं। तो हमें पत्र लेखन का यह सब महत्व जो है उसको ध्यान रखते हुए पत्र लेखन से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार होते हैं। अनौपचारिक पत्र होते हैं जिसे हम पारिवारिक पत्र बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, जैसे भाई बहन माता पिता मित्रों आदि को। उसमें बधाई पत्र, शोक पत्र, सांत्वना पत्र ये सब आते हैं। ठीक है। और औपचारिक पत्र में क्या क्या होता है? कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र और आवेदन पत्र। आवेदन पत्र भी हम लोग बहुत बार लिखते हैं, कक्षा में आपको याद होगा, प्रैक्टिस भी उन्होंने पहले भी किया है, बच्चों साथी में भी उन्होंने पढ़ा है। तो पत्र लेखन का जो औपचारिक जो भाग आप देख रहे हो वह वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के लिखना चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक में तो हम थोड़ा बहुत जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर औपचारिकता हमें दिखानी होती है। मतलब हमें फॉर्मल तरह की बातें करनी होती है, हम यहाँ पे कुछ भी वाक्य का उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहले हम अनौपचारिक का एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। पिता को जेब खर्च भेजने हेतु पत्र। आपके पास जेब खर्च के लिए पैसे नहीं बचे हैं तो उस तरह से आप पैसे लेने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो। 111 मोहनपुरी कैलाश छात्रावास। छात्रावास का क्या मतलब होता है आपको पता है? हाँ, तो ये आप जब हम स्कूल से नहीं पढ़ के हम कहीं दूर से पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? छात्रावास। ठीक है। यहाँ पर डेट डाला गया है। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका कृपा पत्र हस्तगत हुआ। हस्तगत हुआ मतलब मिला। कुशल क्षेम की जानकारी हुई। हमारी त्रैमासिक परीक्षाएं सितंबर में होंगी। जब हम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं या हम जब कभी दूर की अपने घर से रहते हैं तो ऐसे स्कूलों में पढ़ने के टाइम हमें जो हमारे खर्च जो रहते हैं, हमारे जो पिताजी रहते हैं उनके द्वारा ही देखा जाता है। तो वहाँ पर जब खर्च कम हो गया है या खर्च जो पैसा जो दिया जाता है धन राशि जो दी जा रही थी वो कम हो गई है, तो या ख़त्म होने वाली है, तो अपने आप पिताजी को ऐसे पत्र लिखकर उनसे पैसे मांग रहे हो, इससे संबंधित यह पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी, इधर कुछ जेब खर्च की अति आवश्यकता है। आपके द्वारा प्रेषित मनी ऑर्डर का धन समाप्त हो गया है। कृपया शीघ्र पुनः धनादेश द्वारा जेब खर्च भेजने की कृपा करें। आदरणीय मम्मी को प्रणाम। प्रश्नोत्तर पत्रोत्तर शीघ्र दीजिएगा। पत्रोत्तर मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र दीजिएगा, जल्दी दीजिएगा। आपकी पुत्री नेहा। तो ये आपका एक छोटा सा उदाहरण आपने देखा कि अनौपचारिक पत्र आप कैसे लिखोगे। अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे। जैसे आपको मैंने पहले भी बोला था, आवेदन निवेदन पत्र जो होता है इसमें आता है प्रधानाचार्य, जैसे औपचारिक पत्रों में आता है। तो यहाँ पे देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्या मंदिर नारायण विहार बिजनौर। मान्यवर, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 6 की का छात्र हूँ, छठी कक्षा का सी डिवीजन। मेरे पिताजी एक दुकान पर सेल्समैन हैं। उनका वेतन केवल 4,000 रुपये मासिक है। घर में मेरे अतिरिक्त 3 भाई बहन की क्रमशः 10वीं और बीए में पढ़ते हैं। परिवार में कमाने वाले केवल मेरे पिताजी ही हैं। उनके लिए हम चारों का शिक्षण शुल्क देना संभव नहीं है। मान्यवर,
मैं गत वर्षों से विद्यालय में प्रथम आता रहा हूँ तथा इस वर्ष भी 90% अंक लेकर विद्यालय में प्रथम आया हूँ। मैंने विद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी में भी अनेक पुरस्कार जीते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे छात्रवृत्ति या पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करके कृतार्थ करें ताकि धनाभाव मेरी पढ़ाई के बीच व्यवधान न बन सके। इस कृपा के लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा। दिनांक 12 मई, जो भी ईयर रहेगा वो आपको, वर्ष जो रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य संदीप बिश्नोई। ठीक है, तो इस तरह से हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होता है वह हम लोगों ने यहाँ पे फिर से पुनरावर्तन लिया, उसका रिवाइज किया है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पत्र। और इसके साथ ही बच्चों आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको परीक्षा में तो जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में आया है वह सब आएगा, लेकिन अगर आता है पत्र तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर है उससे ही संबंधित आएगा, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो पत्र किस प्रकार से आएगा, आपको पत्र ऐसा दिया रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे कि यह पत्र कौन सा प्रकार है पत्र का, अनौपचारिक है क्या, फिर उससे संबंधित जो आपका जो पार्ट रहेगा पत्र के बीच में जो भी विषय को लेकर बात हुई है उससे संबंधित प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको परीक्षा में जो भी आपको पूछा जाए उसे पढ़ना है, पहले समझना है, तो ही आंसर अटेम्प्ट करना है। नहीं तो आपके जो ईजीएस्ट मार्क्स है वो चले जाएंगे अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की। आसानी तरीके से आप अपने मार्क्स आसान तरीके से आप अपने मार्क्स को ले सकते हो, लेकिन वह आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। तो उम्मीद करती हूँ आज जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, मेरे रजा साहब, फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्रामर से, व्याकरण से क्या पढ़ा, वाक्य भेद, रचना के अनुसार वाक्य भेद और अर्थ के अनुसार वाक्य भेद, और फिर हम लोगों ने व्याकरण पढ़ा, उसके बाद रचना विभाग से हम लोगों ने पत्र पढ़ा। यह तीनों ही आपका क्लियर हुआ रहेगा, समझ में आया रहेगा। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं। तो होप सो कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में रहेगा। आप उसे और अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, और साथ में ही जो पढ़ रहे हो उसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए फिर हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।